मैं सऊदी अरब में एक टैक्सी ड्राइवर था। एक दिन मेरी टैक्सी में एक सवारी पैसों से भरा बैग भूल गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल ने कहा वापस कर दो, लेकिन शैतान हावी हो गया। मैंने तुरंत टिकट खरीदा। वह पैसे लेकर हिंदुस्तान पहुंच गया। बड़ी धूमधाम से अपनी बहन की शादी की और 1 महीने बाद दोबारा सऊदी अरब वापस आ गया। चंद दिन ही गुजरे थे कि मेरे मालिक के बंगले पर एक शाही दावत रखी गई। हजारों मेहमान, दूसरे देशों से आई हुई नाचने गाने वाली औरतें जो आने वालों का स्वागत कर रही थीं। मैं ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक मेरे कदम सुन्न हो गए। मेरी सांस रुक गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि उन लड़कियों में मेरी बहन भी शामिल थी। उस दिन की तपिश आज भी मेरे नसों पर सवार है। शहर की हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे आसमान से आग बरस रही हो। मैं अपनी पुरानी मगर साफ सुथरी टैक्सी के स्टीयरिंग पर हाथ जमाए ट्रैफिक के इस समंदर में रास्ता बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सड़क के किनारे लगे सिग्नल की लाल बत्ती मुझे चिढ़ा रही थी। मेरे पेट में भूख की लहरें एक तूफान की तरह उठ रही थीं। सुबह से मैंने सिर्फ एक प्याली चाय और एक बिस्कुट पर गुजारा किया था। मेरा इरादा पक्का था कि जैसे ही ये चौराहा पार होगा, मैं सामने वाले ढाबे पर गाड़ी रोकूंगा और सुकून से बैठकर दाल रोटी खाऊंगा। लेकिन कर्म और भाग्य की तलाश इंसान को चैन से कहां बैठने देती है। अभी मैंने होटल की तरफ इशारा दिया ही था कि मोबाइल की विशिष्ट टोन बजी। टिंग, नई राइड उपलब्ध है। मैंने एक पल के लिए मोबाइल की स्क्रीन को घूरा। दिल ने कहा, काशी, छोड़ इसे, पहले खाना खा ले, जान है तो जहान है। मगर दिमाग ने तुरंत टोका, काशी, तुम एक ईमानदार ड्राइवर हो। क्या पता कोई जरूरतमंद धूप में खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी भूख को एक बार फिर दबा दिया और राइड स्वीकार कर ली। वह लोकेशन शहर के सबसे महंगे और पॉश इलाके की थी, जहां कदम रखते ही इंसान को अपनी गरीबी का एहसास होने लगता है। कुछ ही देर में मैं उस आलीशान होटल के गेट पर था, जिसकी दीवारें भी सोने की तरह चमक रही थीं। वहां पोर्च में एक जोड़ा खड़ा था, जिनकी वेशभूषा देखकर ही दिल ने गवाही दी कि ये अपने ही देश के लोग हैं। पुरुष ने 3 पीस सूट पहन रखा था और महिला रेशमी साड़ी में लिपटी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेजारी और घमंड था। उनके पास 3 बड़े सूटकेस रखे थे। मैंने फुर्ती से गाड़ी से उतरकर उनके पास जाकर बड़े सम्मान से नमस्ते किया और सामान उठाने लगा। सामान रखते हुए मेरे अंदर का बनारसी जाग उठा। मैंने सोचा, वाह, परदेश में अपने देश के लोग मिल गए। शायद बातचीत हो जाए तो सफर कट जाए। मेरा मन हुआ कि पूछूं, साहब, बनारस के घाटों की सैर की है कभी, या दिल्ली के चांदनी चौक से नाता है। मगर उनके चेहरों पर जमी बर्फ देखकर मैंने खामोशी में ही भलाई जानी। मैं जानता था कि हम जैसे छोटे लोगों का सवाल अक्सर बड़े लोगों को असहज कर देता है। गाड़ी होटल से निकलकर सड़क पर आई तो अंदर ऐसी की ठंडक के बावजूद मुझे माहौल बोझिल सा लगा। वे दोनों पिछली सीट पर एक दूसरे से बहुत दूर बैठे थे, जैसे उनके बीच मीलों का फासला हो। अचानक वह औरत, जो लगातार अपने नाखून चबा रही थी, तीखी आवाज में बोली, ड्राइवर, कितनी देर लगेगी, हमें देर हो रही है। मैंने सामने वाले आईने से उनकी तरफ देखा और नरमी से कहा, मैडम, रास्ता साफ रहा तो 15 मिनट में पहुंचा दूंगा। मेरा यह कहना था कि वह जैसे भड़क उठी, 15 मिनट? तुम क्या बैलगाड़ी चला रहे हो? हमें जल्द से जल्द पहुंचना है। तुम शायद जानते नहीं हमारा एक एक मिनट कितना कीमती है। उसके लहजे में ऐसी हिकारत थी जैसे मैं इंसान नहीं, गाड़ी का कोई पुर्जा हूं। मैंने खामोशी से एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ाया। गाड़ी की रफ्तार 80 से 100 तक जा पहुंची। मुझे डर था कि कहीं कोई कैमरा मेरी तस्वीर न खींच ले और महीने भर की कमाई चालान में न चली जाए। मगर सवारी की जल्दबाजी मेरे लिए आदेश के समान थी। अभी मैं एक तीखा मोड़ ले रहा था कि उस खामोश बैठे व्यक्ति ने पहली बार अपनी जुबान खोली। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भारत से हो। मैंने सोचा, शुक्र है बर्फ पिघली। मैंने बड़े जोश से जवाब दिया, जी साहब, मैं भारत से हूं, बनारस का रहने वाला हूं। आप लोग कहां से हैं? मेरा सवाल अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि उस व्यक्ति का लहजा अचानक लोहे की तरह सख्त हो गया। उसने लगभग दहाड़ते हुए कहा,
ये तुम्हारा सिर दर्द नहीं है कि हम कहां से हैं। तुम सिर्फ एक ड्राइवर हो। तुमसे किसने कहा कि हमारी निजी जिंदगी में दखल दो। चुपचाप गाड़ी चलाओ और हमें मंजिल पर उतारो। उनका यह सर्द और अपमानजनक अंदाज मेरे सीने में तीर की तरह चुभ गया। मेरा चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से तमतमा उठा, मगर मैंने नियंत्रण रखा। मैंने अपने आप को समझाया, काशी, ये यात्री हैं, ये पैसे देते हैं। इनकी बदतमीजी बर्दाश्त करना तुम्हारी नौकरी का हिस्सा है। मैंने अब गाड़ी की विंड स्क्रीन पर अपनी नजरें जमा दी और तय कर लिया कि अब मंजिल आने तक जुबान नहीं खोलूंगा। कुछ ही देर में उनकी मंजिल आ गई। यह एक पुरानी मगर भव्य इमारत थी। मैंने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर उनका सामान बाहर निकाला। उस व्यक्ति ने अपने बटुए से पैसे निकाले और मेरे हाथ पर पटकते हुए कहा, आइंदा याद रखना, लोगों से ये पूछना कि आप कहाँ से हैं या आपका घर कहाँ है। ये बहुत बदतमीजी की बात है। अपने काम पर ध्यान दिया करो तो शायद जिंदगी में कुछ बन पाओ, समझे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, केवल एक औपचारिक धन्यवाद किया और उनके नजरों से ओझल होने का इंतजार किया। वे जैसे ही इमारत के अंदर गए, मैंने गाड़ी में बैठकर एक लंबी सांस ली। मेरे जहन में बार बार वही सवाल घूम रहा था। अगर उन्हें अपनी पहचान इतनी ही प्यारी थी तो मुझसे क्यों पूछा? ये लोग इतने अजीब क्यों थे? उनके चेहरे पर छिपा वह डर क्या था? मैंने अपना सिर झटका और खुद से कहा, छोड़ काशी, दुनिया में पागलों की कमी नहीं, अब खाना खाते हैं। अभी मैंने होटल का रुख किया ही था कि एक और राइड आ गई। ये यात्री पास ही खड़ा था। वह एक अधेड़ उम्र का बिजनेसमैन था, जिसके हाथ में एक चमड़े का ब्रीफकेस था। वह बहुत जल्दबाजी में लग रहा था। बैठते ही उसने बड़ी शालीनता से नमस्ते कहा। इस बार मैंने सबक सीख लिया था। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि उसने अपना ब्रीफकेस मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, भाई, ये ब्रीफकेस जरा सामने वाली सीट पर रख दो, मुझे पीछे बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने वो बैग थाम लिया। वह काफी वजनी और महंगा महसूस हो रहा था। मैंने उसे अपने बराबर वाली सीट पर रख दिया और खामोशी से ड्राइविंग जारी रखी। उस बिजनेसमैन को उतारने के बाद जब मैं बिल्कुल अकेला हुआ तो मेरी नजर उस ब्रीफकेस पर पड़ी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। क्या वह इसे भूल गया था, या ये बैग पहले वाले पति पत्नी का था जो वहीं रह गया था और इस बिजनेसमैन ने इसे सिर्फ हटाने के लिए मुझे दिया था, या शायद इस बिजनेसमैन का ही था। जिज्ञासा और डर ने मेरे पूरे अस्तित्व को अपनी चपेट में ले लिया। मैंने सोचा, अगर इसमें कोई गैर कानूनी चीज हुई तो मैं तो मारा जाऊंगा। मैंने गाड़ी एक सुनसान गली में रोकी। मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैंने उस ब्रीफकेस का लॉक खोला, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह ब्रीफकेस नोटों की गड्डियों से इस तरह भरा हुआ था जैसे कोई बैंक का तिजोरी हो। मैंने जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दीवार के पीछे से मुझे देख रहा है। मैंने तुरंत बैग बंद किया और बदहवासी में गाड़ी अपने कमरे की तरफ दौड़ा दी। मैंने गाड़ी अपने क्वार्टर के बाहर रोकी तो मेरी टांगें कांप रही थीं। वो ब्रीफकेस मेरी बगल में ऐसे दबा हुआ था जैसे मैंने कोई बम उठा रखा हो। मैंने दाएं बाएं देखा। गली में वही रोजमर्रा का शोर था। बच्चे खेल रहे थे, कोई सब्जी वाला आवाजें लगा रहा था, मगर मुझे हर आवाज एक खतरे की घंटी लग रही थी। अपने कमरे का ताला खोलते हुए मेरे हाथ इतने लरज रहे थे कि चाबी छेद में नहीं जा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही मैंने कुंडी लगाई और सीधा फर्श पर बैठ गया। वह ब्रीफकेस मेरे सामने पड़ा था, जैसे कोई जीवित दानव मुझे घूर रहा हो। मैंने दोबारा इसे खोला। वे केवल कागज के टुकड़े नहीं थे, वे सपनों की गड्डियां थीं। मैंने एक गड्डी निकाली। नोटों की वह विशिष्ट खुशबू मेरे नथुनों से टकराई तो मेरा सिर चकरा गया। काशी, ये क्या है? ये कहां से आ गया? मैंने खुद से सवाल किया। फिर वे पति पत्नी मेरे जहन में आए। उनका वो डरा हुआ चेहरा, वह जल्दबाजी, वह बार बार घड़ी देखना और फिर मेरा सवाल पूछने पर उनका बुरी तरह भड़क उठना। सब कुछ एक फिल्म की तरह मेरे सामने चलने लगा। यकीनन ये उनका है, मैंने सोचा। वे लोग किसी गैरकानूनी काम में शामिल थे, तभी तो इतने खौफजदा थे। लेकिन फिर वह बिजनेसमैन याद आया।
क्या ये उसका था? नहीं, वह तो बड़ा शांत था। कोई भी इंसान करोड़ों रुपयों का बैग किसी अजनबी के हवाले करके इतने आराम से नहीं उतर सकता। उसने निहायत ही सर्द और कड़वी आवाज में कहा, क्या लेने के लिए आए हैं राजेश साहब आप यहां? और तुम दोनों ने इस अजनबी को अंदर आने की हिम्मत कैसे की? रिया, आरती, तुम्हें नहीं पता कि जिस शख्स को अपनी जवान बेटियों की इज्जत और जिंदगी की फिक्र नहीं थी, उससे अब हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। राजेश साहब, मैं तड़प उठा। उसने मुझे पिताजी कहना भी गंवारा न किया। मैंने कांपते हुए कहा, बेटा, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मुझे पता चला कि तुम अफसर बन गई हो। वेदिका ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ मेरी बात काटी। मिलने आए हैं या ये घर बेचने आए हैं? हमें पता है कि आपका यहां कदम रखना बिना किसी वजह के नहीं होता। राजेश साहब, ये घर अब आपका नहीं है। ये उन बेटियों का किला है जिन्हें आपने मरने के लिए छोड़ा था। आरती, द्वार, दरवाजा, दिखाओ इन्हें। जी, हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है कि हम उन लोगों पर जय करें जिनका हमारी जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं। दूसरी बेटी आरती, जो खुद भी पुलिस विभाग से जुड़ रही थी, वह आगे बढ़ी और गुस्से से बोली, राजेश साहब, बेहतर होगा कि आप यहां से इज्जत के साथ निकल जाए। आपने जिस बेटी को मनहूस कहकर पाइपों से मारा था, आज वही बेटी इस जिले की सबसे बड़ी अफसर है। आपकी बद्दुआएं तो हमें नहीं लगी, लेकिन ईश्वर ने हमारी मेहनत का फल हमें दे दिया। अब यहां आपके लिए न कोई जगह है और न कोई रिश्ता। मैं पत्थर का बन चुका था। मेरा सिर घूमने लगा। मैंने सोचा था कि मैं उनकी कामयाबी पर गर्व करूंगा, लेकिन यहां तो गर्व करने की भी अनुमति नहीं मिल रही थी। मेरी सबसे छोटी बेटी रिया, जिसका दिल अब भी शायद थोड़ा सा नरम था, वह रोते हुए वेदिका के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, दीदी, प्लीज ऐसा मत कहें। आखिर वे हमारे पिताजी तो हैं। देखिए, कितने सालों बाद लौटकर आए हैं। वेदिका ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और रिया की आंखों में आंखें डालकर दहाड़ी, खामोश रहो रिया। तुम्हें नहीं पता कि जब तुम भूख से तड़पती थी और मां अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही थी, तब ये पिताजी अपनी नई पत्नी के साथ ऐश कर रहे थे। जाओ अंदर और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और आप, उसने मेरी तरफ एक नफरत भरी निगाह डाली, अभी तक यहीं खड़े हैं? निकल जाइए यहां से, इससे पहले कि मैं अपने सिपाहियों को बुलाकर आपको धक्के देकर बाहर निकाल दूं। मैं अपना होश खोता जा रहा था। मैंने एक आखिरी नजर उन चारों बेटियों के अस्तित्व पर डाली। उनके चेहरों पर वह आत्मविश्वास था जो किसी चट्टान में होता है। मैं खामोशी से मुड़ा और बाहर की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं गली में आया, मुझे ऐसा लगा जैसे कायनात की तमाम जिल्लत मेरे हिस्से में आ गई हो। मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते ही अतीत की उन अंधेरी गलियों में भटकने लगा जहां से यह सारा गुनाह शुरू हुआ था। गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथों में बुरी तरह थरथरा रहा था। मैंने गाड़ी मेन रोड की तरफ डाल तो दी थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने सड़क नहीं, बल्कि अतीत की वे धुंधली और काली यादें चल रही थीं, जिन्हें मैंने 15-20 सालों से अपने जमीर के किसी तहखाने में कैद कर रखा था। जैसे जैसे मैं गाड़ी की रफ्तार बढ़ा रहा था, यादों की रफ्तार उससे भी तेज होती जा रही थी। मेरी शादी शोभा से हुई तो मैं एक उत्साही युवक था, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा जहरीला बीज छुपा हुआ था जिसका पता खुद मुझे भी नहीं था। वह बीज था बेटे की चाह। मैं एक ऐसे खानदान से था जहां पुरुष को वंश का वारिस और स्त्री को महज एक बोझ समझा जाता था। शादी से पहले ही जब भी मैं अपनी मां के पास बैठता, मैं बड़े गर्व से अपनी मूंछों को ताव देकर कहता था, मां, देखना, तुम्हारा बेटा राजेश शहर भर में अपना नाम रोशन करेगा। ईश्वर मुझे 5 बेटे देगा, 5 शेर। मैं उन्हें ऐसे स्कूलों में पढ़ाऊंगा जहां बड़े बड़े सेठों के बच्चे जाते हैं। एक को मैं बड़ा पंडित बनाऊंगा, एक को डॉक्टर और एक को ऐसा वकील जो कभी केस न हारे। लोग कहेंगे कि देखो, शर्मा जी के बेटे जा रहे हैं। मेरी मां मुस्कुरा देती थी, लेकिन नियति के पास मेरे लिए कुछ और ही लिखा था। शादी के 1 साल बाद जब शोभा पहली बार गर्भवती हुई, तो मेरे पांव जमीन पर नहीं टिकते थे। मैंने मोहल्ले भर में पहले से ही मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया था। मुझे पूरा यकीन था
कि पहला बच्चा तो बेटा ही होगा। जिस दिन शोभा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, मैं उसे अस्पताल लेकर भागा। मैं अस्पताल के गलियारे में प्रार्थना करने के बजाय बेटों के नाम सोच रहा था। अचानक नर्स बाहर आई और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह बोली, बधाई हो शर्मा जी, आपके घर लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है। वे शब्द नहीं थे, मानो किसी ने मेरे सीने में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। मेरी वह मुस्कुराहट जो पिछले कई घंटों से मेरे चेहरे पर थी, एकदम गायब हो गई। नर्स ने जब बच्ची को मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने उसे पकड़ने के बजाय अपने हाथ पीछे कर लिए। मेरा जी चाह रहा था कि मैं चीखूं, अस्पताल की दीवारें तोड़ दूं। मेरी मां ने आगे बढ़कर बच्ची को संभाला और मुझे झकझोरते हुए बोली, राजेश, ये क्या कर रहे हो? होश करो, बेटी भी ईश्वर की कृपा होती है। जाओ अपनी पत्नी का हाल तो पूछो। वह बेचारी दर्द से बेहाल है और तुम्हारी राह देख रही है। लेकिन मैंने एक न सुनी। मैंने अपनी मां को धक्का दिया और गुस्से में अस्पताल से बाहर निकल गया। मैंने शोभा का मुंह तक नहीं देखा। मैं सीधा घर आया और शराब की बोतल खोलकर बैठ गया। 2 दिन तक शोभा अस्पताल में अकेली रही। नर्सों ने और मेरी मां ने उसे संभाला। जब वह तीसरे दिन कमजोर कदमों के साथ घर आई, उसकी गोद में वो मासूम बच्ची थी जिसे मैंने वेदिका का नाम दिया था, तो मैंने स्वागत करने के बजाय उस पर दहाड़ा। शोभा, कान खोलकर सुन लो, ये पहली और आखिरी बार है। मुझे अगले साल बेटा चाहिए, वरना तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैंने बेटियों को पालने का ठेका नहीं ले रखा। शोभा की आंखों से आंसू जारी हो गए। वह अभी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वह मेरे पांव पकड़कर रोई और बोली, राजेश, भगवान के लिए ऐसा न कहो। यह मासूम जान तुम्हारा ही खून है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे कुछ समय चाहिए। अभी दूसरा बच्चा पैदा करना मेरी जान के लिए खतरा हो सकता है। मगर मैं तो शैतान बन चुका था। मैंने उसे बालों से पकड़ा और दीवार के साथ दे मारा। मुझे तुम्हारी जान की फिक्र नहीं, मुझे अपने वारिस की फिक्र है। ठीक 4 महीने गुजरे और मेरी वहशत ने शोभा को एक बार फिर गर्भवती कर दिया। मैंने फिर से वही ख्वाब देखना शुरू कर दी। लेकिन 9 महीने बाद जब दूसरी बेटी आरती पैदा हुई, तो मेरा गुस्सा जुनून में बदल गया। मैंने अस्पताल में ही शोभा को त्याग देने की धमकी दे दी। वह अपने कच्चे टांकों के साथ फर्श पर बैठ गई, लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगी, राजेश, मुझे त्याग मत देना। मैं कहां जाऊंगी इन 2 बच्चियों को लेकर? ईश्वर पर विश्वास रखो, अगली बार पक्का बेटा ही होगा। मैंने उसे सजा देने के लिए 8 महीने उसके मायके में बिठा दिया और एक पैसा तक नहीं भेजा। मेरी मां रोज मुझसे लड़ती, राजेश, तू उस बेगुनाह औरत के साथ पाप कर रहा है, ईश्वर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन मैं कहता था, मां, अगर इसने बेटा न दिया तो मैं इसे अपनी जिंदगी से मिटा दूंगा। समय गुजरता गया और मेरी हवस कम न हुई। 8 महीने बाद जब वह वापस आई, तो वह एक जिंदा लाश बन चुकी थी। वह मुझसे ऐसे डरती थी जैसे कोई कैदी अपने जल्लाद से डरता है। वह वेदिका और आरती को मुझसे छुपाकर रखती थी, क्योंकि मैं उन्हें देखते ही पाइप उठा लेता था। एक बार वेदिका खेलती हुई मेरे पास आई और मासूमियत से बोली, पापा, मुझे गोद में लेने ना। मैंने उसे गोद में लेने के बजाय एक जोरदार थप्पड़ मारा और वह दूर जा गिरी। उसका होंठ फट गया, मगर मेरी आंखों में रहम का एक कतरा तक न आया। फिर शोभा तीसरी बार गर्भवती हुई। इस बार डॉक्टर ने बताया कि जुड़वां बच्चे हैं। मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने मंदिरों में मन्नतें मांगी, खैरात की कि बस इस बार 2 बेटे दे दे। लेकिन 9 महीने बाद जब अस्पताल में नर्स ने फिर से वही खबर दी कि 2 बेटियां हुई हैं, तो मेरे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जवाब दे गए। मैंने नर्स का गिरेबान पकड़ लिया। तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मेरे बेटों को बदल दिया है। 2 डॉक्टरों ने पुलिस बुलाने की धमकी दी तो मैं वहां से भागा। घर आकर मैंने वह वहशत दिखाई जो कोई इंसान नहीं दिखा सकता। वेदिका अब 5 साल की हो चुकी थी। मैंने उसके बाल पकड़े और उसे बरामदे में घसीट लाया। शोभा अस्पताल में थी और मैं यहां इस मासूम बच्ची पर अपनी नाकामी का गुस्सा निकाल रहा था। मैंने पाइप से उसे इतना मारा कि उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। वह चीख रही थी,
पापा मुझे मत मारे, पापा मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन मैं गुर्रा कर कह रहा था, तू मनहूस है। तेरे कदम इस घर में पड़े तो बेटियों की लाइन लग गई। काश तू उसी दिन मर जाती जिस दिन पैदा हुई थी। पड़ोसियों ने आकर उसे मेरे चंगुल से छुड़ाया, वरना उस दिन उसके सिर से बहने वाला खून उसकी जान ले लेता। उस दिन के बाद वेदिका ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। वह छोटी सी बच्ची अब मुझे एक बाप के तौर पर नहीं, बल्कि एक खौफ के तौर पर देखती थी। मैंने सोचा, अब मैं बनारस जाकर अपनी भी शादी कर लूंगा और मां को भी यहां बुला लूंगा। मगर कभी कभी मेरा जी घबराता था। मैडम का बर्ताव बहुत अच्छा था, मगर उनकी आंखों में एक गहरा राज छिपा हुआ था। वे कभी कभी मुझे घंटों देखती रहती और जब मैं उनकी तरफ देखता तो वे नजरें चुरा लेती थीं। वे अक्सर मुझसे मेरी बहन अंजलि के बारे में पूछती, उसके ससुराल का हाल जानती, मगर मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया था। मुझे लगता था कि वे एक हमदर्द मालकिन हैं। एक दिन मैं मैडम को एक बड़े ब्यूटी पार्लर पर छोड़कर बाहर पार्किंग में गाड़ी साफ कर रहा था कि अचानक बंगले के पुराने सुरक्षा गार्ड शंकर का फोन आया। शंकर एक सीधा साधा आदमी था जिससे मेरी दोस्ती हो गई थी। काशी भाई, कहाँ हो तुम? उसकी आवाज में एक अजीब सी लरज थी। मैं मैडम के साथ पार्लर पर हूं, खैरियत तो है? तुम परेशान लग रहे हो, मैंने जवाब दिया। शंकर कुछ देर खामोश रहा, फिर दबी आवाज में बोला, काशी, क्या तुम्हें आज रात की पार्टी के बारे में पता है? मैडम ने पूरे बंगले को सजाया है, तमाम कर्मचारियों को बुलाया गया है। क्या तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला? मेरा माथा ठनका। नहीं, मैडम ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, शायद वे भूल गई होंगी। शंकर ने एक ठंडी आह भरी। भूलना कैसा भाई, तुम तो उनके सबसे चहेते हो। लेकिन याद रखना, आज की पार्टी साधारण पार्टी नहीं है। वहां कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस अपना ख्याल रखना। उसने फोन काट दिया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कुछ ऐसा जो मैंने सोचा भी नहीं होगा। इसका क्या मतलब था? क्या मैडम मुझसे कुछ छिपा रही थी? जब मैडम पार्लर से बाहर आईं तो उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, मैडम, क्या आज घर में कोई उत्सव है? शंकर बता रहा था। मैडम ने एक जोरदार ठहाका लगाया। ओह, वह बेवकूफ शंकर। काशी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तुम तो मेरे परिवार के सदस्य की तरह हो और तुम्हें भला कैसे भूल सकती हूँ। आज रात तुम्हें अवश्य आना है, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए एक खास सूट भी खरीदा है। रात के 8 बज रहे थे। बंगला रोशनियों में नहाया हुआ था। हर तरफ महंगी शराब और स्वादिष्ट खानों की खुशबू फैली हुई थी। मैंने वह सूट पहना जो मैडम ने दिया था, मगर मेरा दिल बोझिल था। जैसे ही मैं हॉल में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि वहां शहर के बड़े बड़े नामी लोग मौजूद थे। संगीत का शोर इतना था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक घोषणा हुई कि अब विशेष नृत्य शुरू होगा। स्टेज पर रोशनियां मध्यम हो गईं और कुछ लड़कियां नकाब पहनकर स्टेज पर आईं। उनके पैरों में घुंघरू थे, मगर उनके नृत्य में खुशी नहीं, बल्कि एक पीड़ा थी। मैं एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था कि अचानक एक लड़की की आवाज मेरे कानों से टकराई। वह लड़की रो रही थी, मगर संगीत के शोर में उसका रोना किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। वह लड़की नृत्य करते करते मेरे करीब आई। उसका नकाब थोड़ा सा सरक गया। जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा दम घुटने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अंजलि! मेरे गले से एक दबी हुई चीख निकली। वह लड़की कोई और नहीं, मेरी अपनी सगी बहन अंजलि थी। वही अंजलि जिसकी विदाई पर मैंने करोड़ों रुपये लुटाए थे। वही अंजलि जिसके ससुराल वालों ने कहा था कि वे उसे रानी बनाकर रखेंगे। वह आज यहां इस परदेस में इन दरिंदों के सामने नाच रही थी। मेरा गुस्सा आसमान को छूने लगा। मैं दीवाने की तरह स्टेज की तरफ भागा। मैंने संगीत का सिस्टम बंद कर दिया और अंजलि का हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अंजलि ने जैसे ही मुझे देखा, वह मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भैया, मुझे बचा लें, ये लोग कसाई हैं, ये मुझे मार डालेंगे। अभी मैं अंजलि को लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि हॉल के तमाम दरवाजे बंद हो गए और मैडम की तालियां गूंजने लगी। वे बड़े इत्मीनान से स्टेज पर आईं और माइक संभाला। बहुत खूब काशी,
क्या भावनात्मक दृश्य है। भाई अपनी बहन को बचाने निकला है। उनके लहजे में अब वह नरमी नहीं थी, बल्कि एक जहरीली नागिन की फुंकार थी। मैडम, ये सब क्या है? मेरी बहन यहां कैसे आई? मैंने गरज कर पूछा। मैडम ने एक क्रूर मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। काशी, तुम्हें क्या लगा था कि वह 1 करोड़ रुपए वाला ब्रीफकेस तुम्हें तुम्हारी नेकी के इनाम में मिला था? वह ब्रीफकेस एक सौदा था। वे जो पति पत्नी तुम्हारी टैक्सी में बैठे थे, वे मानव तस्करी के सबसे बड़े गिरोह के सरगना थे। उन्होंने तुम्हारा चुनाव किया क्योंकि तुम जरूरतमंद थे। वह ब्रीफकेस जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी में छोड़ा गया ताकि तुम इसे इस्तेमाल करो और उनके एहसान के नीचे दब जाओ। मैडम ने आगे बढ़कर अंजलि के सिर पर हाथ रखा, जिससे वह सहम गई। जिस परिवार में तुमने अपनी बहन का रिश्ता किया, वे मेरे ही गिरोह के लोग थे। तुम्हारे उस ब्रीफकेस के बदले में हमने तुम्हारी बहन को खरीदा था। जैसे ही तुम भारत से वापस आए, हमने अंजलि को यहां मंगवा लिया। उसे लगा कि वह तुम्हारे पास आ रही है, मगर वह तो इस नर्क में पहुंच गई। मेरा सिर फटने लगा। लेकिन आपने रेस्टोरेंट में मेरी मदद क्यों की? मुझे नौकरी क्यों दी? मैडम का ठहाका हॉल की दीवारों से टकराया। वे कीड़े मकोड़े, वह सब एक नाटक था काशी। मैं देखना चाहती थी कि तुम कितने वफादार हो। मैं चाहती थी कि तुम अपनी आंखों से देखो कि जिस पैसे पर तुमने महल खड़ा किया है, वह दरअसल तुम्हारी बहन की कीमत थी। आज की यह पार्टी तुम्हारे इसी घमंड को तोड़ने के लिए थी। मैं वहीं फर्श पर ढेर हो गया। मेरी लालच ने मेरी अपनी बहन को बाजार की वस्तु बना दिया था। मैंने जिस पैसे को अपनी किस्मत समझा था, वह दरअसल मेरी बहन के खून का पैसा था। मैडम के खुलासे मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। हॉल में मौजूद अमीर जादों के ठहाके मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे सैकड़ों खंजर मेरे शरीर में चुभ रहे हों। मैंने अपनी बहन अंजलि की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर डर, थकान और अपने भाई के लिए एक अनकही शिकायत थी। वे आंखें जो कभी बनारस की गलियों में सपने बुनती थीं, अब मुरझा चुकी थीं। काशी, खामोश क्यों हो गए? मैडम स्टेज से नीचे उतरी और मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। उनके महंगे परफ्यूम की खुशबू अब मुझे किसी लाश की बदबू की तरह लग रही थी। तुम तो बहुत गर्व से कहते थे कि तुमने अपनी मेहनत से बहन की शादी की, घर खरीदा। अब बताओ, इस ब्रीफकेस की असली कीमत क्या थी? तुम्हारी बहन का ये रेशमी लिबास, ये घुंघरू, ये सब तुम्हारे इसी इनाम का हिस्सा है। मैंने अंजलि का हाथ मजबूती से थाम लिया। मेरा गुस्सा अब आंसुओं की जगह खून बनकर मेरी रगों में दौड़ रहा था। मैंने पाप किया मैडम। मैं लालच में अंधा हो गया था, मगर मैं अपनी बहन को इस नर्क में नहीं छोड़ूंगा। आपको जितने पैसे चाहिए, मैं एक एक पाई लौटा दूंगा। मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा, मगर इसे छोड़ दें। मैडम ने एक तिरस्कारपूर्ण निगाह मुझ पर डाली। पैसे? काशी, मेरे पास तुम जैसे हजारों ड्राइवर खरीदने के पैसे हैं। मुझे पैसा नहीं, मुझे वो खेल पसंद है जो मैं इंसानों की तकदीर के साथ खेलती हूं। तुमने जिस दिन वो ब्रीफकेस उठाया था, उसी दिन तुमने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था। अब यहां से कोई वापसी नहीं है। अभी मैडम अपनी बात पूरी ही कर पाई थी कि अचानक पूरे बंगले की रोशनियां गुल हो गई। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया और फिर सायरन की आवाजें आने लगी। पुलिस की दर्जनों गाड़ियां बंगले के मुख्य द्वार को तोड़ती हुई अंदर दाखिल हो रही थीं। हॉल के दरवाजे धमाके से खुले और कमांडोज का एक दस्ता अंदर दाखिल हुआ। मैडम के चेहरे से विजयी मुस्कान गायब हो गई और वहां मौत जैसी पीलापन छा गया। ये क्या हो रहा है? वे चिल्लाईं। उसी क्षण वही शंकर गार्ड, जिसने मुझे फोन किया था, एक पुलिस अधिकारी के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में वायरलेस था और उसका अंदाज अब किसी मामूली गार्ड जैसा नहीं था। पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर मैडम को हथकड़ी लगाई और बुलंद आवाज में कहा, श्रीमती मल्होत्रा, आपको अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अपहरण के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आपका पूरा नेटवर्क अब हमारी गिरफ्त में है। मैं विस्मय में वहीं खड़ा रहा। शंकर मेरे पास आया और मेरा कंधा थपथपाया। काशी भाई, परेशान मत हो, मैं कोई गार्ड नहीं। मैं अंडरकवर पुलिस अधिकारी हूं। हम महीनों से इस गिरोह का पीछा कर रहे थे। हमें पता था कि उन्होंने तुम्हें इस जाल में फंसाया है।
मगर हमें ठोस सबूत चाहिए थे। मैडम, जो अब पुलिस की गिरफ्त में थी, अचानक हंसने लगी। तुम जीत गए शंकर, मगर काशी, काशी को ये तो बताओ कि मैंने इसे नौकरी क्यों दी थी। शंकर ने मेरी तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। काशी, इस औरत ने तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं दी थी कि उससे तुम्हारी बहादुरी पसंद आई थी। दरअसल ये गिरोह चाहता था कि तुम उनके पास रहो, ताकि अगर कभी पुलिस उन तक पहुंचे तो वे सारा इल्जाम तुम्हारे सिर मढ़ सके कि वह करोड़ रुपये तुमने चोरी किए थे और तुम ही इस गिरोह के कारिंदे हो। वह रेस्टोरेंट वाला नाटक सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए था। लेकिन फिर शंकर ने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। मगर काशी, एक बात सच है, जिस दिन तुमने रेस्टोरेंट में इस औरत की जान बचाई थी, चाहे वह नाटक ही क्यों ना हो, उस दिन तुम्हारी उसी निस्वार्थ सहानुभूति ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। उस हंगामे में मैडम का वो फोन गिर गया था, जिसमें उनके पूरे नेटवर्क का विवरण था। तुम्हारी इसी एक नेकी ने, जो तुमने बिना किसी लालच के की थी, तुम्हारी बहन को बचाने का रास्ता साफ कर दिया। अगले कुछ दिन पुलिस स्टेशन और कानूनी कार्यवाहियों में गुजरे। मैडम और उनके गिरोह के सभी लोग, जिनमें अंजलि के वे फर्जी ससुराल वाले भी शामिल थे, और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। पुलिस ने साबित कर दिया कि मैं इस गिरोह का हिस्सा नहीं बल्कि शिकार था। मैडम के पास काम करने के दौरान जो 10 लाख रुपए मैंने कमाए थे, वे पुलिस ने जब्त कर लिए, क्योंकि वह अपराध की राशि थी। मगर मुझे इसका कोई मलाल नहीं था। मैंने वह घर भी बेच दिया जो मैंने उस करोड़ रुपये से खरीदा था, और वह सारी राशि एक कल्याणकारी संस्था को दे दी, जो गरीब लड़कियों की शादी करवाती है। मेरा ज़मीर अब हल्का हो गया था। मैं अंजलि और अपनी मां को लेकर वापस बनारस के उसी छोटे से टूटे हुए मकान में आ गया। अब हमारे पास दौलत नहीं थी, मगर सुकून था। अंजलि की शादी दोबारा मेरे एक बहुत ही दूर के रिश्तेदार के साथ हुई, जो एक मामूली सा किसान था, मगर एक अत्यंत शरीफ इंसान। इस बार मैंने कोई दहेज नहीं दिया, सिर्फ अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में थमाया। आज मैं बनारस की सड़कों पर रिक्शा चलाता हूं। दिन भर की मशक्कत के बाद जब मैं शाम को घर लौटता हूं और मां के हाथ की बनी सूखी रोटी खाता हूं, तो मुझे वह नींद आती है जो उन करोड़ों रुपयों के बिस्तर पर कभी नहीं आई थी। मैं जब भी पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि इंसान का लालच उसे वहां ले जाता है जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। वो ब्रीफकेस मेरी किस्मत नहीं, मेरी परीक्षा थी। ईश्वर का धन्यवाद है कि उसने मुझे इतनी बड़ी बलि से बचा लिया, वरना मैं तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। परदेस जाने वाले भाइयों के लिए मेरा यही संदेश है, अपनी मेहनत की एक रोटी दूसरों के करोड़ों रुपयों से बेहतर है। हलाल की कमाई में जो बरकत है, वह हराम के अंबार में कहीं नहीं मिलती। तकदीर के जाल बहुत बारीक होते हैं। औस और शैतान हमेशा खूबसूरत ब्रीफकेस में बंद होकर ही आता है। बनारस में 2 साल बीत चुके थे। मेरी जिंदगी अब गंगा की लहरों की तरह शांत थी। रिक्शा चलाकर जो चंद 100 रुपये कमाता, उनमें ऐसी बरकत थी कि घर में कभी तंगी महसूस नहीं हुई। अंजलि अपने घर में खुश थी और उसका छोटा सा बेटा कबीर मेरी जान था। एक दोपहर जब मैं घाट के पास एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए रुका, तो एक काले रंग की चमकती हुई गाड़ी मेरे रिक्शे के पास आकर रुकी। इस धूल मिट्टी वाले इलाके में ऐसी गाड़ी का आना ही अजीब था। पिछला दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकला। उसे देखते ही मेरे सीने में दर्द की एक लहर उठी। ये वही बिजनेसमैन था जिसने टैक्सी में वो मनहूस ब्रीफकेस मेरे पास रखा था। मेरा पहला मन हुआ कि रिक्शा भगा ले जाऊं, मगर मेरे कदम जैसे जमीन में गड़ गए। वह व्यक्ति मेरे पास आया। उसकी आंखों में पहले वाला अहंकार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हार थी। काशी, हाँ, मैंने तुम्हें ढूंढने में 2 साल लगा दिए, उसने दबी आवाज में कहा। मैंने गुस्से से उसे देखा। साहब, आपने मेरी जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब यहां क्या लेने आए हैं? मेरे पास अब कोई ब्रीफकेस नहीं है। उसने एक लंबी सांस ली और वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। काशी, वो ब्रीफकेस मेरा नहीं था। मैं तो सिर्फ एक कठपुतली था। मेरा नाम विक्रम है और मैं श्रीमती मल्होत्रा का वह मोहरा था जिसे उन्होंने यह काम सौंपा था कि वह पैसा तुम तक पहुंचाऊं।
लेकिन तुम नहीं जानते कि उस ब्रीफकेस में सिर्फ पैसे नहीं थे। उसमें कुछ ऐसे कागजात भी थे जो श्रीमती मल्होत्रा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकते थे। उसने अपना सिर झुका लिया। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद इस गिरोह के कुछ लोग अब भी बाहर हैं। वे समझते हैं कि उन कागजातों की एक कॉपी अब भी तुम्हारे पास या तुम्हारे किसी पुराने सामान में छिपी हुई है। वे लोग बनारस पहुंच चुके हैं। काशी। अभी हम बात ही कर रहे थे कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 नकाबपोश लोगों ने हमें घेर लिया। उनके बीच से एक लंबा गठीला आदमी निकला जिसकी आंख पर गहरा जख्म का निशान था। यह समर था, श्रीमती मल्होत्रा का सबसे वफादार और खतरनाक शूटर, जो जेल से फरार होने में कामयाब हो गया था। काशी भाई, बहुत दिन सुकून की रोटी खा ली, समर ने एक खंजर से अपने नाखून साफ करते हुए कहा। हमें वह फाइल चाहिए जो उस ब्रीफकेस के गुप्त खाने में थी। वह फाइल हमें दे दो और अपनी बहन और उसके बच्चे की जिंदगी की खैर मनाओ। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। फाइल? ब्रीफकेस में तो सिर्फ नोट थे। मैंने तो उसे कई बार टटोला था। तब मुझे याद आया कि उस ब्रीफकेस का निचला हिस्सा असामान्य रूप से सख्त था। क्या वाकई मैंने किसी बड़ी साजिश का हिस्सा अपने पास रख लिया था? मैंने समर को उलझाने के लिए कहा, वह फाइल मेरे पास नहीं, मैंने वह ब्रीफकेस जला दिया था। समर हंसा। तुम जैसे ईमानदार लोग कुछ जलाते नहीं, संभाल कर रखते हैं। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। कल इसी समय घाट के पीछे वाले पुराने खंडहर में वह फाइल लेकर आना, वरना तुम्हारी बहन का घर उजड़ने में देर नहीं लगेगी। वे लोग मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए चले गए। विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ा। काशी, वो फाइल वाकई तुम्हारे पास हो सकती है। वह ब्रीफकेस कहाँ है? मुझे याद आया कि जब मैंने वो सारी राशि संस्था को दी थी, तो वो पुराना ब्रीफकेस मैंने फेंका नहीं था, बल्कि अपनी माँ के पुराने संदूक में रख दिया था, ताकि खुद को अपनी गलती की याद दिलाता रहूं। मैं पागलों की तरह घर भागा। माँ सो रही थी। मैंने संदूक खोला और वह जीर्ण ब्रीफकेस बाहर निकाला। मैंने एक हथौड़ा लिया और उसके अंदरूनी अस्तर को फाड़ना शुरू किया। जैसे ही लकड़ी का वह तख्ता टूटा, अंदर से एक माइक्रोचिप और एक डायरी निकली। उस डायरी को खोलते ही मेरी आंखें फैल गईं। उसमें सिर्फ तस्करी का हिसाब नहीं था, बल्कि उसमें उन राजनेताओं और बड़े अधिकारियों के नाम थे जो श्रीमती मल्होत्रा को संरक्षण दे रहे थे। यही कारण था कि वह गिरोह इतना शक्तिशाली था। विक्रम, जो मेरे पीछे घर पहुंचा था, बोला, काशी, यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, इस देश की हजारों बेटियों की आजादी का सवाल है। अगर यह सबूत पुलिस के उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाए, तो यह पूरा तंत्र साफ हो सकता है। अगली रात मैंने एक फैसला किया। मैंने वह चिप विक्रम के हवाले की कि वह इसे सीधे दिल्ली में मौजूद ईमानदार अधिकारियों तक पहुंचाए, और मैं खुद समर से मिलने खंडहर पहुंच गया। मेरे हाथ में वही ब्रीफकेस था, मगर उसमें डायरी की जगह गंगा की मिट्टी भरी हुई थी। खंडहर में समर अपने आदमियों के साथ मौजूद था। लाए हो? उसने पूछा। मैंने ब्रीफकेस उसकी तरफ उछाल दिया। जैसे ही उसने इसे खोला और मिट्टी देखी, उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तुमने अपनी मौत को आवाज दी है, काशी। उसने पिस्तौल तानी, मगर उसी क्षण चारों तरफ से सर्च लाइट्स जल उठी। शंकर अपने नए दस्ते के साथ वहां मौजूद था। समर, खेल खत्म हुआ। विक्रम ने हमें सब बता दिया है। एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद समर और उसके साथी घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ महीने बाद जब दिल्ली से खबर आई कि उस माइक्रोचिप की बदौलत देश भर में फैला हुआ मानव तस्करी का जाल जड़ से उखाड़ दिया गया है, तो मुझे एक सरकारी समारोह में आमंत्रित किया गया। सरकार ने मुझे बड़े नकद पुरस्कार का प्रस्ताव दिया, मगर मैंने वह लेने से इनकार कर दिया। मैंने सिर्फ एक विनती की, साहब, बनारस के घाट पर एक छोटा सा स्कूल बनवा दें जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि कल को कोई और काशी लालच में आकर अपनी बहन का सौदा न करे। आज मैं वही रिक्शा चलाता हूं। लोग मुझे बनारस का नायक कहते हैं, मगर मैं खुद को सिर्फ एक पश्चाताप करने वाला इंसान समझता हूं। सच है, ईमानदारी की कमाई का स्वाद शहद से मीठा और उसका सुकून नींद से गहरा होता है।